अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी नाज़रीन का फिर से हमारे इस YouTube चैनल इजी लर्निंग में स्वागत है, वेलकम है। आप लोग इजी लर्निंग चैनल को देख रहे हैं और इस वीडियो में आपको मुकम्मल जानकारी दी जाएगी भाभी जान कहानी के बारे में। क्लास 10 बिहार बोर्ड की दरक्षा किताब, क्लास 10 की बिहार बोर्ड की दरक्षा किताब की का चैप्टर नंबर 2 से इस सबक को लिया गया है। उस सबक का नाम है भाभी जान। आज हम लोग इसके बारे में पूरे तफसील से जानेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले ये है कि आप लोग इस वीडियो को पूरे मुकम्मल देखिए, एंड तक देखिए और कुछ सीखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको शायद मुसन्निफ से लेकर के पूरे आखिर तक अफसाना किसको कहते हैं, अफसाना का वजूद कब हुआ, अफसाना निगार कौन कौन है, उर्दू अफसाने में मशहूर कौन है, इन सब के बारे में मुकम्मल जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए शुरू से आखिर तक बने रहिए। और जो लोग अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किए हो अब कर ले, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी सॉल्यूशन जिसका हल आपको नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका हल देंगे। चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबक का नाम है भाभी जान। इसके राइटर यानी मुसन्निफ है सुहेल आसिमाबादी। इनका असल नाम है सैयद मुजीबुर रहमान और इनका तखल्लुस है सुहेल। पैदाइश हुई 1911 ईस्वी पटना में और जमींदार खानदान से इनका ताल्लुक था। इनकी परवरिश नानिहाल में हुई, क्योंकि इनके वालिदा का इंतकाल जब ये एक ही साल के थे सुहेल आसिमाबादी, तो इनके वालिदा का इंतकाल हो गया था। और इब्तिदाई तालीम भदौली गांव के मदरसे में हुई और मुतासिर यानी प्रेमचंद की अफसाने से मुतासिर थे, प्रेमचंद की शख्सियत से मुतासिर थे। कोई भी इंसान अपना किसी न किसी को आइडियल मानता है, तो आसिमाबादी भी जो सुहेल आसिमाबादी है वो भी किसी की आइडियल से यानी प्रेमचंद की आइडियल से वो क्या थे, मुतासिर थे। अब ये है कि उनका इंतकाल आखिरकार कोई भी इंसान जो दुनिया में आया है उसका एक न एक दिन अंत है, यानी इस दुनिया को छोड़ करके वो चला जाएगा। तो इसी तरह उनका इंतकाल 1980 ईस्वी में हो गई पटना में। अब हम लोग मुकम्मल जानकारी हासिल करेंगे कि भाभी जान है क्या। नज्म है, शेर है, कविता है या अफसाना है या गजल है। तो हम लोग सबसे पहले जानिए कि भाभी जान ये एक अफसाना है। तो अब अफसाने की बात जब आई तो अब हमें ये समझना चाहिए कि अफसाना कहते किसको हैं। तो दुनिया में बहुत तरह के इंसान हैं, बहुत तरह के तजुर्बेकार लोग हैं। तो हर किसी को हर बड़े बड़े शोरा ने, हर बड़े बड़े अफसाना निगार ने अलग अलग किस्म की तारीफ और डिफिनेशन किया है। तो उनमें से एक अफसाना निगार ये कहता है कि अफसाना एक ऐसी नस्ली कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। यानी अफसाना के बारे में बताया जा रहा है कि अफसाना एक ऐसी नस्ली कहानी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये नस्ली क्या है। तो नस्ली में बताता हूँ कि एक होता है नस्ल, एक होता है नस्र, यानी जिसको मुनज़्ज़म तरीके से, जिसमें काफिया, रदीफ, मक्ता और मतला होता है, उसको कहते हैं नज्म या शेर। और दूसरी चीज जो किताबी शक्ल में जो आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं कि इस तरह जो लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं नस्र, यानी ये नस्री तरीके पे लिखा हुआ है। और जो कविता की शक्ल में लिखा रहता है उसको कहते हैं नज्म। तो आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे नस्र को, जो किताबी शक्ल में लिखा जाता है उसको कहते हैं नस्र। तो अफसाना के बारे में किसी ने कहा है कि अफसाना एक ऐसी नस्ली कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। नशिस्त यानी बैठक, यानी कहीं भी बैठे कोई इंसान, तो अफसाना उसको कहेंगे जो एक ही बैठक में पढ़ ले, उसको कहते हैं। लेकिन किसी दूसरे ने कहा है कि अफसाना उसको कहते हैं जिससे वहदत तासुर पैदा हो, यानी किसी चीज को पढ़ने यानी अफसाना पढ़ने के बाद उसके अंदर किसी चीज का तासुर पैदा हो, यानी कोई चीज का यानी उसके अंदर कोई चीज बैठ जाए दिल में कि हाँ इससे कुछ सीखने को मिला है या उससे कुछ समझने को मिला है, उसको किसी ने कहा है कि ये अफसाना है। लेकिन एक बात और जानकारी की चीज है
उसको हमें समझना चाहिए कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज कब हुआ। ये सब एग्जाम में सवालात आते हैं कि उर्दू में अफसाने का आगाज कब से हुआ। तो आप इस वीडियो को अगर एक बार सुन लेते हैं, शुरू से आखिर तक देख लेते हैं, तो आसानी के साथ इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज 20वीं सदी के इब्तिदा में हुई। 20वीं सदी के इब्तिदा में हुई, आप इसको याद कर लीजिएगा। और ये जो बोर्ड में आपके सामने जो स्क्रीन पे मौजूद है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस बोर्ड को सिर्फ समझ लिए ना, तो आप पूरे एग्जाम में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो और भाभी जान का चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही मशहूर है, जो एग्जाम में 12 इससे सवाल पूछा जाता है। इसलिए इस चैप्टर को मिस ना कीजिएगा और इसमें कोताही न कीजिएगा सुनने में। ये वीडियो को भी चालू कर दिए और गौर से सुनेंगे। अगर आप एक वीडियो को सही से सुन लेंगे तो आप हो सकता है कि एग्जाम में वही सब सवालात आ जाएं, और ज्यादातर सवालात भाईजान से ही आते हैं। तो आप लोग इसको गौर से देखिए। अब बात आती है कि उर्दू का मुख्तसर और पहला अफसाना किसको माना जाता है। तो पहला अफसाना उर्दू के पहला अफसाना नसीर और खदीजा को माना जाता है, जो 1903 में शायद हुआ है। अब आगे चलते हैं। तो उर्दू अफसाने की तारीख में कौन कौन अफसाना निगार सबसे मशहूर है। तो उर्दू अफसाने की तारीख में सबसे मशहूर अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद, सुहेल आसिमाबादी, राजेंद्र बेदी, सादत हसन मंटू, इस्मत चोगताई और इस तरह के बहुत से अफसाना निगार हैं जो उर्दू के अफसाना निगार में बहुत ज्यादा मशहूर हुए हैं। अब हम लोग भाभी जान के चैप्टर को शुरू करेंगे और ये वीडियो थोड़ा लंबी वीडियो होगी, इसलिए आप लोग सुनते रहिए, क्योंकि एक ही वीडियो में सबको शामिल कर देना, क्वेश्चन आंसर से लेकर के राइटर को लेकर के अफसाने के बारे में बता करके, तो ये वीडियो जाहिर सी बात है लंबी होगी। इसलिए आप लोग देखते रहिए और हम ये बताएंगे कि भाभी जान का चैप्टर। तो आप लोग भाभी जान के चैप्टर, ये किताब बुक है, देख सकते हैं कि भाभी जान का चैप्टर बहुत ही लंबा है, 3-4 सफ़ों में है, लगभग 3-4 पेजेस में है। उसको अगर यहाँ पढ़ करके सुनाया जाए तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो मैं उसका खुलासा आपके सामने पेश कर देता हूँ, और वो खुलासा ये है कि आपकी ही किताब में आपने पढ़ा, उसको गौर से पढ़िए और मेरी इस वीडियो को सुनिए और किताब को सामने रखिए। अगर आप सामने रखते हैं किताब को तो बातें ज्यादा समझ में आएगी। सुहेल आसिमाबादी की कहानी भाभी जान में एक खातून है रुकैया भाभी के रूप में औरत के एक ऐसे किरदार के बारे में आपको जानकारी हासिल होगी इस वीडियो में, जो महरो वफा और इशारों कुर्बानी की एक खूबसूरत मिसाल है। यानी भाभी जान के किरदार में एक खूबसूरत पैगाम है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, रुकैया भाभी हमारे दिल में अपना एक मुस्तहकम मकाम बनाते जाएगी। दरअसल कहानी में उनकी पूरी शख्सियत का एक शमा की तरह कारीन के सामने आती है। शमा जो खुद जलती और पिघलती रहती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि उसका वजूद खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी रोशनी से न जाने कितने लोग फैज़याब होते हैं। अब हम जानेंगे कि रुकैया भाभी खुद एक शमा है, एक रोशनी है जो खुद जलती और पिघलती है, और उसके जरिए से क्या होता है, लोग फैज़याब होते हैं। अब हम उससे आगे थोड़ा जानते हैं कि रुकैया भाभी पर घर की तमाम जिम्मेदारियां थी। बच्चों की तालीम वक्त पर देना, खाने पीने का इंतजाम करना, अपने देवर की खातिरदारी करना। रुकैया भाभी हमेशा माली दुश्वारियों से दो चार लगी थी। अब देवर आया तो भाभी और देवर का क्या क्या कहानी है, क्या रोल है इसमें, तो ये जानना जरूरी है कि रुकैया भाभी का एक देवर था, उसका नाम अख्तर था, जिसके जरिए अख्तर के किरदार के जरिए ही भाभी की पहचान बनी। अब हम आगे चलते हैं। इसलिए वो जिस कॉलेज में लेक्चरर थी, वहां से उनको सिर्फ 400 रुपये माहाना तनख्वाह मिलती थी। भाभी एक लड़की को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, उससे 50 रुपये मिल जाते थे। ले देकर यही उनकी कुल आमदनी थी, और खर्च बहुत ज्यादा था। उनके शौहर को सियासत का बहुत शौक था, जिसकी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। अब इसको गौर से समझिए कि उनका जो शौहर था ना, हस्बैंड जिसको बोलते हैं, तो उनका शौहर को राजनीतिक बहुत पसंद था, यानी राजनीतिक में, सियासत में उनको बहुत दिलचस्पी थी। इसलिए बारहा वो किसी न किसी मुकदमे में जेल में चले जाते थे।
इसलिए वो घर पर नहीं रहते थे और तमाम तर जिम्मेदारियां सिर्फ रुकैया भाभी पर पड़ जाती थी। अब हम आगे चलते हैं। रुकैया भाभी ने तमाम बातों के बावजूद कभी अपने शौहर का हौसला पस्त नहीं होने दिया और तन्हा सारे गम को झेल लेती थी और उनके दरमियान, गमों के दरमियान वो खुश रहना सीख ली थी और एक तन्हा इंतहाई हमदर्द और मुखलिस औरत थी। गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करना उनका महबूब मशगला बन गया था। गरीब बच्चों की तालीम और उनकी शादी वगैरह के मौकों पर वो मदद करने से बाज नहीं आती थी। दूसरी तरफ उनके शौहर को सियासी सरगर्मियों में पेश रहने की वजह से ज्यादातर जेल में रहना पड़ता था। अगर कभी कुछ दिनों के लिए रिहाई हो भी गई, यानी जेल से छुटकारा हासिल हो भी गया, तो फिर किसी दूसरे मुकदमे में उसको जल्द ही सजा मिल जाती थी। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद रुकैया भाभी ने कभी खुद को मजबूर नहीं समझा और बेसहारा महसूस नहीं किया, बल्कि वो अपने मुसाइद हालात के बावजूद, नामुसाइद हालात के बावजूद हमेशा दूसरों को हौसला और सहारा देती रहती थी। अब हम एक चीज और जानेंगे कि सुहेल आज़िमाबादी की ये कहानी जुबान, उस्लूब और हैयत के एतबार से एक कामयाब और उम्दा कहानी है। उसका मौजू नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना है मौजू है, फिर भी कहानी पढ़ने वालों को एक नया अर्थ और हौसला मिलता है। साथ ही ये सबक भी इंसान अगर चाहे तो दुश्वारियों और परेशानियों के दरमियान भी अपने लिए जीने की राह निकाल सकता है। इस सबक में हम लोग कुल मिलाकर के ये सीखे कि इंसान किस तरह मुश्किलों और दुश्वारियों का सामना करेगा और किस तरह उसका हल निकालेगा। ये नहीं कि कुछ परेशानी लायक हुई और परेशानियों से मुंह मोड़ लिए। ऐसा अगर करेंगे तो जिंदगी की अलग अलग मुश्किलात को हम झेल नहीं पाएंगे। इसलिए अगर मुश्किलात आता है तो उनका सामना करना चाहिए। आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे ये होता है कि जब एग्जाम करीब होता है तो हमारी मुश्किलात बढ़ जाते हैं। बहुत से बच्चे और स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मुश्किलात का सामना नहीं कर पाते हैं और वो बिल्कुल ही खुदा के हवाले कर देते हैं तो जो होगा देखा जाएगा एग्जाम में, अल्लाह अगर चाहेगा तो पास करेगा। अरे अल्लाह तो चाहेगा ही, लेकिन पहले हमें चाहना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम बीज बोएंगे तभी फल काट पाएंगे। अगर बीज ही नहीं बोएंगे, अगर किसान बीज ना बोए और फल की उम्मीद करे तो ये बेकार बात है, ये बेकार की बात है। इसलिए हमें मेहनत करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। एग्जाम है, एग्जाम क्या है, इंसान से बड़ी चीज कोई चीज नहीं है। बड़े बड़े एग्जाम को इंसान पास कर जाता है और लिख के आ जाता है। इसलिए हम लोग पढ़ रहे थे आज भाभी जान की कहानी, जिसको हमने जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सके उतने में बयान किया है। आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी देर के लिए हम मुख्तसर तरीन सवालात का जायजा ले लेते हैं। आप लोग वीडियो में स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये मुख्तसर तरीन सवालात। सवाल नंबर 1 है, सुहेल आज़िमाबादी कहाँ पैदा हुए। तो स्क्रीन में सबसे पहले अगर हम गौर किए होंगे तो सबसे पहली बात यह है कि अगर स्क्रीन को हम गौर से पढ़ लिए, स्क्रीन में जो चीजें बताई गई है अगर हम उसको गौर से सुन लिए तो ये सब सवालात चुटकियों का खेल है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 1 कि सुहेल आज़िमाबादी कहाँ पैदा हुए। सुहेल आज़िमाबादी कहाँ पैदा हुए, यहाँ लिखा हुआ है पटना में। तो सुहेल आज़िमाबादी कहाँ पैदा हुए, पटना में पैदा हुए। सवाल नंबर 2, सुहेल आज़िमाबादी के बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम और असल नाम दोनों एक चीज है। बोर्ड पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि असल नाम और बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान। सैयद मुजीबुर रहमान उनके बचपन का नाम था और यही उनका असल नाम था। क्वेश्चन नंबर 3, सुहेल आज़िमाबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था और वो किस साल शाये हुआ। सुहेल आज़िमाबादी के पहला अफसाना पूछा जा रहा है, ना कि उर्दू का पहला अफसाना पूछा जा रहा है। उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा को माना जाता है जो 1903 में शाये हुआ। लेकिन सुहेल आज़िमाबादी के पहले अफसाने जिसको माना जाता है वो है चार चेहरे जो 1934 ईस्वी में शाये हुआ। आपके स्क्रीन पर मौजूद है, आप उसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर आप इन सब को सिर्फ नोट कर लिए तो एग्जाम में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है,
सुहेल आज़िमाबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई? सुहेल आज़िमाबादी की इब्तिदाई तालीम, तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर इब्तिदाई तालीम भदोली गांव के मदरसे में हुई। इब्तिदाई तालीम भदोली गांव के मदरसे में हुई। आप इसको सुन करके याद कर सकते हैं। अगर आप एक बार गौर से सुन लिए तो आसानी के साथ याद हो जाएगा। अब बारी आती है मुख्तसर तरीन सवालात। मुख्तसर तरीन सवालात नंबर 1, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? तो रुकैया भाभी के देवर का जो जिक्र है कहानी में, उस देवर का नाम अख्तर था। क्वेश्चन नंबर 2, रुकैया भाभी के शौहर को बार-बार क्यों जेल जाना पड़ता था? तो जाहिर सी बात है, वीडियो में बताई गई थी बात कि रुकैया भाभी के हस्बैंड को बार-बार जेल भेजा जाता था क्योंकि वो सियासी आदमी थे और सियासत में कुछ न कुछ मुकदमा उन पर लाहिक हो जाता था, तो किसी न किसी वजह से वो जेल पर ही रहते थे। यानी कभी जेल गए, फिर जब रिहाई हुई घर पर आए, फिर कोई मुकदमा लाहिक हो गया, तो उसके वजह से उनको फिर दोबारा जेल भेज दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? तो इस कहानी में ये नहीं बताया गया, लेकिन आप लोग इसका आंसर सुन लीजिए कि रुकैया भाभी शमी नामी एक लड़की थी जिसका खर्च खुद उठाती थी, क्योंकि वो एक गरीब खानदान से थी। उनके माँ बाप बहुत गरीब थे, उनको पढ़ाना नहीं चाहते थे, और शमी एक ज़हीन लड़की थी और उनके माँ बाप उनको पढ़ाना नहीं चाहते थे खर्च की वजह से, और ये टीचर और लेक्चरर होने की वजह से कॉलेज की इनके दिल में रहम और हमदर्दी थी और ये चाहती थी कि शमी किसी तरह पढ़ ले। इस तरह वो रुकैया भाभी शमी के कुल खर्च को उठाती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा? तो एक दिन की बात है कि रुकैया भाभी घर पर थी, तो क्या हुआ कि शमी नामी लड़की उसके घर पर आती है और रोने लगती है। तो रुकैया भाभी उनसे पूछती है कि क्यों रो रही है, तो नहीं बतलाती है, शर्माती है, डरती है, लेकिन आखिरकार वो फिर बताती है कि मेरे भाई का एमए का एडमिशन जारी है और कल लास्ट डेट है और हमारे पास पैसे नहीं है एडमिशन के लिए, इसलिए मैं क्या करूं। तो उतने में उनके दिल में नरमी आ जाती है रुकैया भाभी की। वो जाती है अलमारी से चूड़ियों को निकालती है और उनको बोलती है शमी को, जाओ इसको बाजार में बेच देना और जो पैसा हासिल होगा उससे एडमिशन ले लेना। इस तरह रुकैया भाभी ने चूड़ियों को अपने फरोख्त कर दिया। और क्वेश्चन नंबर 5 है, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम किया करते थे? बहुत ही आसान है कि रुकैया भाभी को जब भी फुर्सत मिलती थी तो क्या करती थी कि खतों की दावत में लग जाती थी, खत लिखती थी। और बहुत से शौकीन बच्चे थे उस जमाने में जो खत लिखने की प्रैक्टिस करते थे और इनसे रहनुमाई तलब करते थे, तो रुकैया भाभी इनको रहनुमाई करती थी और इस तरह वो खतों की दावत को सिलसिला जारी रखती थी, ताकि जो फ्यूचर और मुस्तकबिल जो हमारे कौम के बच्चे हैं उन तक मायूस ना हो और खतों की दावत सीख ले और इनको इस खतों की दावत के जरिए दुनिया में अच्छाई का काम करे। इसलिए वो रुकैया भाभी खतों की दावत के सिलसिले को भी जारी रखती थी। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो में मुख्तसर तरीन सवालात और मुख्तसर सवालात को बहुत ही अच्छे अंदाज में सीख लिए होंगे और जो तवील सवालात हैं जो आपके सामने यहाँ पे भाभी जान की कहानी को बताया गया, तो उनके जरिए से आप सुने जो होंगे, अगर सही माने में अगर वीडियो को सुने हैं तो आप मुकम्मल तौर पे तवील सवालात को भी हल कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस YouTube चैनल को, इजी लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को जहां तक हो सके बिहार बोर्ड से जितने भी बच्चे 10th का एग्जाम देने वाले हैं उन तक पहुंचाइए।